सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी लोगों का ई पाठशाला की नई सीरीज क्लास 10th की हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। टर्म 2 के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कौन से चैप्टर नहीं आने वाले। टर्म 1 की प्रिपरेशन पहले ही हो चुकी है। अब टर्म 2 के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सिविक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सेकंड टर्म के चैप्टर आ रहे हैं, बिफोर योर एग्जाम अप्रैल 26 के बाद एक डेट शीट निकलेगी, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या होगा पेपर में, मतलब डेट शीट कैसे बनेगी वगैरह वगैरह। तो उससे पहले हम सारा कोर्स खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम ई पाठशाला चैनल पे मैं आप सभी को विजय कुमार बहुत बहुत स्वागत करता है। क्लास 10th का चैप्टर है सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। वैसे तो टर्म सेकंड के अंदर जो हिस्ट्री वाली बुक है उसमें से ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को उस लेवल तक कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा जो क्लास 10th के बच्चे इन फ्यूचर में जाके यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, 10th के बाद जिनका डिसाइड है कि भाई वो आर्ट्स लेंगे और अपना आर्ट्स में करियर बनाएंगे। सो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला चैप्टर है, पहला मतलब सेकंड टर्म का पहला मैं बोल सकता हूँ पार्ट है, लेकिन चैप्टर तो सेकंड है। पार्ट 1 है। अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप हमें सही प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10th क्लास की, 9th क्लास की, दोनों की वेब सीरीज हमने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। वेब सीरीज बोल रहा हूँ, न्यू सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर दी है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब पे जुड़ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे हम सभी लोग बिफोर योर एग्जाम। सो हैव अ लुक विद दिस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द नेशनलिज्म। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, माँ तुझे सलाम। देखो, नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग होती है ना जहां पे इंसान अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए एक ऐसी, मैं कह सकता हूं, पावर पैदा करता है, एक ऐसी सोच पैदा करता है जो उसको समाज में कहीं ना कहीं हाईली अप्रोच तक पहुंचाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब यह है कि कोई बंदा, कोई आर्मी का बंदा 32 गोली खा के हिमालय की चोटियों पे टिका हुआ है, इतनी माइनस टेम्परेचर डिग्री में टिका हुआ, तो सोचो उनके अंदर कितनी अच्छी नेशनलिज्म की फीलिंग होगी जो देश के प्रति वो समर्पित है। तो उन सभी लोगों को सलाम है पाठशाला चैनल पे कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग का जीता जागता एग्जाम्पल उन्होंने प्रूव किया हुआ है। अगर आपको वो फीलिंग और ज़्यादा डीपली समझनी तो आई थॉट आपको मूवी देखनी चाहिए सनी देओल सर की। उन्होंने क्या कुछ उसमें फील दिखाने की कोशिश करी। पर ये सारी बातें तो एक चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली समझ में आती है। और पेपर के अंदर जो लिखना होता है नेशनलिज्म को लेके, तो वो ये है कि इट इज बिलीफ सिस्टम। ओके, इट इज अ बिलीफ सिस्टम। ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है, विश्वास प्रणाली है जो पूरी तरीके से कॉमन आइडेंटिटी को दिखाने की कोशिश करता है। 1789 के अंदर आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई थी। किसी भी देश में नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आनी है आप सभी लोगों को, तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। और बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए कॉमन आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। उसके लिए हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, ये सारी चीजें ना डेवलप करनी पड़ती है नेशनलिज्म को बनाने के लिए। याद करिए 1789 के अंदर आप चले जाइए, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पे लुईस 16 का शासन था, तो क्या वहां पे नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल और नेशनल एंथम नहीं बने थे? ऑफ कोर्स बने थे। देख सकते हैं तिरंगा हमें ये रिप्रेजेंट दिखाने की कोशिश करता है कि हम इस तिरंगे के प्रति समर्पित है। ये जब भी आपके स्कूल में राष्ट्रीय गान होता है तो आप देखते हैं आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, यहाँ वहां कुछ नहीं मुड़ते हैं ना। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको दिखाने की कोशिश करती है, नेशनलिज्म की फीलिंग को दिखाने की कोशिश करती है। ओके, सो ये दिस इज योर आंसर। आपको ये लिखना पड़ेगा। तो अब तो मेन बात क्या होगी इसके अंदर? मेन बात होगी कि नेशनलिज्म क्या होता है। अब नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे आया वो हम समझेंगे। तो देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं कह सकता मैं। जैसे कि हम इटली में कह सकते हैं गुस्टिपी गैरिबाल्डी नेशनलिज्म की फीलिंग इटली के अंदर लेके आए। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका में नेशनलिज्म की फीलिंग ये लेके आए। उसके बाद हो चिन मिन वियतनाम के अंदर ये नेशनलिज्म फीलिंग लेके आए। और हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग लाने वाले हमारे बापूजी MK गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये देश के अंदर नेशनलिज्म लेके आए। अब 10th क्लास में इतना डीपली समझाने की कोशिश बच्चों को करी गई है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे और चीज़ें बताता चला जाऊंगा जिससे आपका चैप्टर का ना एक निचोड़ क्लियर होता चला जाए। अब ऐसा नहीं है कि हमें इस नेशनलिज्म की फीलिंग को शुरू से समझना होगा,
लेकिन हमें इतना समझ लेना है कि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। क्लास 10th का बच्चा, मैं गारंटी दे रहा हूँ हमको कि इस बच्चे ने अगर इतनी बातें स्कूल के टीचर को बता देना है सर ऐसे 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 ये चीज़ें हुई थी, कि वो खुद शॉक हो जाएगा कि क्लास 10th के बच्चे को इतना सारा कैसे पता, जबकि किताब में भी इतना सारा नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं आपको उस टाइमलाइन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, गांधी जी से पहले नेशनलिज्म की फीलिंग थी, मॉडरेट एरा, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एरा और गांधीयन एरा। मतलब अगर हमें नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जानना है, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जानना है हमें, तो हमें ये 3 चीजें जानने की जरूरत है। मॉडरेट एरा मतलब नरमपंथी गल मतलब दल, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एरा मतलब गरमपंथी दल, और उसके बाद गांधीयन एरा मतलब गांधीवादी युग। समाज के अंदर जो कांग्रेस था, कांग्रेस मतलब गांधी जी से पहले हमारे देश में क्या कहते हैं आ चुका था नेशनलिज्म की फीलिंग, लेकिन कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 1885 में स्टैब्लिश करी जा चुकी थी। 1885 में स्टैब्लिश इसलिए करी जा चुकी थी कि गरीब लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते थे ये लोग, और ये कहना चाहते थे कि यार गरीब लोगों को भी इंसान मिलना चाहिए। और अंग्रेजों का शासन पूरी तरीके से आ चुका था, तो वो कहते थे कि बहुत प्यार से हम अंग्रेजों से क्या कहते हैं रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जनता को इंसाफ दिलाएंगे अंग्रेजों से। तो ये सोच थी पहले, तो नरमी से काम करने की सोच थी। 1905 से 1917 का जो टाइम पीरियड आया वो गर्मी से काम करने वाला टाइम पीरियड आया। मतलब अंग्रेजों से ये लोग ये कहने लगे कि भाई हम अंग्रेजों से एज ए रिक्वेस्ट क्यों करें इनसे, है ना। उसके बाद गांधीयन युग जब आया तो फाइनली हमें इन्होंने आजाद करवाया। तो इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में आई। मतलब उनके भी अलग अलग फ्रेज हमें देखने को मिलते हैं। गांधी जी आप कह सकते हैं कि 1915 में रिटर्न हुए थे, साउथ अफ्रीका में ऑफकोर्स रहते थे, साबरमती के आश्रम में 1916 में गए। उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने कहा गांधी जी को कि आप इतने साल बाद, लगभग 20 साल बाद गांधी जी वापस इंडिया में आते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी उनसे कहते हैं कि आप इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पहले इंडिया का 1 साल भ्रमण कीजिए, इंडिया को पता लगाइए कि इंडिया किस हिसाब से है, जब जाके ही तो आप देश में नेशनलिज्म पैदा कर पाएंगे, ऑफकोर्स से भी पैदा कर पाएंगे। तो इस हिसाब से गांधी जी पूरे ट्रैवल करे, काफी ट्रैवल करे, और ये वाला पार्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, काफी ट्रैवल करे और फाइनली उन्होंने समझा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि मॉडरेट एरा के टाइम पीरियड पे नेशनलिज्म की ग्रोथ हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बनाया जा चुका था। इसमें चाहते थे अंग्रेजों से क्या रिक्वेस्ट के हिसाब से लोग काम करें। और पहले हमारे क्या कहते हैं WC बैनर्जी, वोमिश चुरंदर बैनर्जी है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उसके बाद किसी इंडियन के हाथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। अब यहाँ पे मॉडरेट एरा काफी लंबे समय से चल रहा था। उसके बाद आता है एक्सट्रीमिस्ट एरा। एक्सट्रीमिस्ट एरा में आपको बाल, उसके बाद पाल, लाल और उसके बाद क्या कहते हैं पाल, ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं लाल, बाल और पाल। ओके, ऐसे याद रखना पड़ता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों ने क्रांति को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई तो जा चुकी है, लोगों को इंसाफ दिला रही है, पर ये नॉर्मल जनता जो होती है, नॉर्मल जनता यार, उनके प्रति तो हमें अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो एक्सट्रीमिस्ट वाला जो टाइम पीरियड आया उसमें ये कहा गया कि हम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये लाल बाल पाल आपको रखना पड़ेगा। फाइनली जब गांधी जी आते हैं ना, तो फिर बदलाव आता है। एक देश में राष्ट्रवाद के प्रति लोगों में और ज्यादा बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है राष्ट्रवाद के प्रति। अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। गांधी जी क्या कहते हैं 1915 में आए, ठीक है। हालांकि वो 1893 के अंदर निकल गए थे, इंडिया से बाहर चले गए थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे गांधी जी क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के प्रति बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो वहां पे सॉल्व कर रहे थे। क्लास 10th में इतना डीपली तो नहीं दिया हुआ, तो वो मैं समझाऊंगा अभी नहीं। फाइनली जब गांधी जी आते हैं इंडिया के अंदर, तो फाइनली काफी कस्बों को ढूंढते हैं, काफी शहरों को ढूंढते हैं, काफी जगहों को विजिट करते हैं। उस टाइम पे ऑफकोर्स जो कांग्रेस थी वो लोगों के इंसाफ के बारे में, लोगों के अधिकार के बारे में लड़ भी रही थी। लेकिन फाइनली जब कस्बों को कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश जो लोग थे वो शहरों से और कस्बों में उनकी शाखाएं भी हुआ करती थी। जब गांधी जी पूरे शहर को 1 साल तक ढूंढते रहे, पूरे राज्य को 1 साल तक ढूंढते रहे, पूरे भारत में 1 साल तक ढूंढते रहे, लोगों को समझते रहे, देखते रहे समाज कैसा है। और ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांचेस थी वो भी गांव, शहरों, कस्बों में थी, लेकिन उस एक्टिवली तरीके से काम नहीं कर रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चला तो लखनऊ पैक्ट हुआ, होम रूल मूवमेंट आया और साथ में रेवोल्यूशनरी की शुरुआत हो गई। कैसे शुरू हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए गांधी जी 1915 के अंदर आए भारत में, 1 साल तक विजिट करा, घूमा, काफी कुछ घूमा। फाइनली फरवरी 1916 के अंदर गांधी जी का पहला इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर का मतलब वो नहीं कि इनकाउंटर हो गया, हेडशॉट हो गया, वो नहीं। इनकाउंटर का मतलब होता है कि लोगों के सामने पहली बार गांधी जी फरवरी 1916 में एक यूनिवर्सिटी थी, क्या कहते हैं BHU, उसका उद्घाटन होना था, उसकी
ओपनिंग होनी थी, इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, BHU। वहां पे गांधी जी का पहला अपीयरेंस हुआ। और उस टाइम पीरियड पे जो नेशनलिज्म के लोग थे, जो इंडियन नेशनलिज्म के लोग थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग उधर पे आए हुए थे। ऑफ कोर्स उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े लैंड ऑनर्स, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसों वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, जमींदार, ये सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से में थे। और गांधी जी को ये चीज समझ में आई कि पूरे भारत के अंदर एक साल घूमने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया में मोस्टली तबका जो 85% है वो एग्रीकल्चर में काम करता है, काफ़ी गरीब है, रूरल इलाकों से बिलोंग करता है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें अर्बन एलाइटिस ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, ये सारे अमीर ग्रुप लोग हैं। तो उन्होंने उस उद्घाटन के अंदर पहली बार अपना क्या कहते हैं स्पीच दिया। गांधी चार्ज द इंडियन एलाइट विद द लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। उन्होंने अपनी उस स्पीच में, फरवरी 1916 के स्पीच में जो भाषण दिया, उस भाषण से लोगों को समझ में आया कि यार मतलब सही मायने में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो देश में नेशनलिज्म की फीलिंग लाना तो चाहती है, जनता को इंसाफ दिलाना तो चाहती है, लेकिन सही मायने में जनता जो है वो कैसे इंसाफ ले पाएगी, क्योंकि खुद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर लैक ऑफ कंसर्न है, मतलब चिंता की भावनाओं का कम है। मतलब वो गरीबों के बारे में कैसे सोच सकती है जब वो खुद ही अमीर वर्ग के लोग हैं, सूट बूट टाई पहन के रहते हैं, तो गरीब हित के बारे में वो कैसे सोच सकते हैं। सो दैट इज वाई फर्स्ट पब्लिक मीटिंग उनकी अनाउंस होती है और फिर वो क्या कहते हैं लोगों के सामने रूबरू होते हैं। कांग्रेस में पहली सार्वजनिक भाषण के अंदर जब गांधी जी ने भाषण दिया फरवरी में, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ यार, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए तो हमें निचले तबके के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जब निचले तबके के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जब ही तो नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे सामने आ पाएगी, जब ही राष्ट्रवाद आ पाएगा। और आप जब 85% पीपल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ 15% या 25% लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे देश में नेशनलिज्म नहीं आ सकता। तो गांधी की इस स्पीच की वजह से, गांधी की स्पीच काफी जगह पे होती रही। अब फाइनली गांधी की स्पीच को सुन के राजकुमार शुक्ला जी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। दिसंबर 1916 में, दिसंबर की मीटिंग थी, दिसंबर में एक क्या कहते हैं रेजोल्यूशन एट द लखनऊ रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ कमेटी ऑफ बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल टू इंक्वायर द ट्रबल ऑफ द फेसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि दिसंबर 1916 के अंदर कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी लखनऊ में। लखनऊ में एक प्रस्ताव पारित हुआ और राजकुमार शुक्ला जी गांधी से मिलने गए। राजकुमार शुक्ला एक ठेठ किसान थे गांव के, बिहार के, और उनको समझ में आया कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के अधिकार के बारे में या निचले तबके के बारे में लोगों के बारे में सोचते हैं। दैट इज वाई क्या हुआ कि गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया और कहा, लखनऊ रेजोल्यूशन, जिसमें कहा गया कि हमें वहाँ की सरकार को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल तरीके से तो हम बिहार में चंपारण में भेजेंगे और नॉन ऑफिशियल भी हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि वहाँ के किसानों की स्थिति क्या है। राजकुमार शुक्ला इज द फर्स्ट पर्सन जिसने गांधी को रिक्वेस्ट करी कि आप चलिए हमारे बिहार और स्थिति देखिए, किसानों कितनी बद से बदतर हो रखी है। इस हिसाब से गांधी की पहली एंट्री पॉलिटिक्स में होती है और यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट की पूरी तरीके से काया पलट हो जाता है। चंपारण एपिसोड 1917 के अंदर, खेड़ा एपिसोड 1918 के अंदर, अहमदाबाद एपिसोड 1918 के अंदर। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो, ओके, पीसीएस एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये थी गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। गांधी जी अपनी लाइफ के अंदर अगर महात्मा बने हैं तो सिर्फ इन्हीं 3 चीजों की वजह से। इससे पहले गांधी जी को इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन चंपारण के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद, अहमदाबाद मूवमेंट के बाद गांधी जी को पूरी तरीके से, कहते कहावत है ना, फर्श से अर्श तक जाना, सेम यही चीज थी। और यहाँ से सत्याग्रह चला, रॉलेट एक्ट चला और पूरे भारत के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट होगी। तो चंपारण, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट क्लास 10th में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। वीडियो का पहला पार्ट कैसा लगा क्लास 10th के बच्चों के लिए मुझे जरूर बताने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए आज़ाद रहे, गाजियाबाद रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कुछ आपको 10th क्लास में बहुत ओरिजिनल और जेन्युइन कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, दिस इज इट इन दिस वीडियो।